नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जो हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपसे काफ़ी सारी चर्चाएं की हैं। जैसे कि हमने देखा था कि विवर्तनिकी क्या है, व्हाट इज टेक्टोनिक, ठीक है। इसके बाद हमने देखा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। इसके बाद हमने प्लेट क्या है इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर प्लेटों का वर्गीकरण देखा, जिसमें हमने महाद्वीपों एवं महासागरों की स्थिति और आकार के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया था। पहले स्थिति के आधार पर महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, इसके बाद आकार के आधार पर बड़ी प्लेटें जो कि 7 थी आपकी। फिर इसके बाद हमने छोटी प्लेटों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने 8 या 9 प्लेटें बताई थी, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी आपसे प्लेटों की गति के अनुसार उसकी सीमाएं, यानी प्लेटों की सीमाएं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा और रूपांतरण प्लेट सीमा पर हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी। चलिए हम आज शुरू करते हैं आपसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पार्ट 2 को, ठीक है, 3 को। और इसमें हम इस सिद्धांत से संबंधित जो और अन्य बातें आपको जाननी चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करते हैं प्लेटों की प्रवाह दरें, यानी कि रेट ऑफ प्लेट फ्लो। सभी प्लेटों की प्रवाह दरें एक समान से नहीं हैं, ये आपको याद रखना है कि जितनी भी प्लेटें हैं, बड़ी या छोटी प्लेटें, उनकी जो प्रवाह दर है वो समान नहीं है। कुछ प्लेटों की गति तीव्र है तो कुछ प्लेटों की गति मंद है, ठीक है। कुछ प्लेटों की गति इतनी मंद है कि वह स्थिर अवस्था में प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि सभी एक ही दर से नहीं प्रवाहित हो रही। मध्य महासागरीय कटक, जो जितने भी महासागरीय आपके कटक हैं, के सहारे समानांतर चुंबकीय क्षेत्र की पेटियों के विसंगति तथा विस्तार से इनकी गति की जानकारी के लिए वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। यानी कि वैज्ञानिकों ने कैसे पता किया कि सभी प्लेटें एक दर से नहीं प्रवाहित हो रही। किसके सहारे? मध्य महासागरीय कटकों के सहारे समानांतर चुंबकीय क्षेत्रों की पेटियों की विसंगति और विस्तार से। इसके साथ साथ महासागरीय नितल के प्रसरण गति के आधार पर समकालिक रेखा की आयु निर्धारित किया गया। जो समकालिक रेखा होती है आपकी, यानी कि आइसोक्रोन्स होती है, जो वह रेखा होती है जो धरातल या महासागरीय नितल पर निर्माण की तिथि का समान बिंदुओं को मिलाती है। यानी किसी चीज़ का निर्माण कितने समय में हुआ है, समान बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे हम आइसोक्रोन्स बोलते हैं। यह रेखा का निर्माण 10 मिलियन वर्षों के अंतराल पर किया गया है। इन आधारों पर अटलांटिक एवं हिंद महासागर की तली का प्रसार सबसे कम गति से, यानी 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक हो रही है। यानी कि जो अटलांटिक और हिंद महासागर की तली है उसके फैलने की दर क्या है? एक साल में 1.5 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। जबकि ईस्टर द्वीप के शेयर दक्षिण प्रशांत महासागर में इसकी प्रवाह यानी कि प्रवाहित होने की जो दर है सर्वाधिक है 5 सेंटीमीटर से अधिक प्रतिवर्ष है, ठीक है। दक्षिण अटलांटिक जो कटक के सहारे 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष और हिंद महासागर में 1.5 से 3 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से प्रसारित हो रही है। यहाँ तो हमने बात कर ली आपसे कि जो प्लेटें हैं सभी वो समान दर से प्रवाहित नहीं हो रही।
अब हम बात करते हैं आपसे कि जो प्लेटों में ये गति उत्पन्न है वो किस कारण से हो रही है। चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, सागरीय अधा स्थल विस्तार सिद्धांत यानी सी फ्लोर स्पीडिंग और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने इस बात पर बल दिया है कि पृथ्वी की जो धरातल या भूगर्भ दोनों स्थिर न होकर गतिशील अवस्था में है। कौन कौन? पृथ्वी का धरातल हो या उसका भूगर्भ हो, वो स्थिर न होकर गतिशील अवस्था में है और स्थलमंडल मैंटल के ऊपर तैर रहा है। ये आप कह सकते हो कि जो क्रस्ट है आपकी वो ऊपरी मैंटल यानी अपर मैंटल के ऊपर तैर रही है। इसी बात को लेकर के एक विद्वान हुए जिनका नाम था आर्थर होम्स। इन्होंने 1930 के दशक में ये संभावना व्यक्त किया कि मैंटल में ताप भिन्नता के कारण संवाहिनी धाराओं का प्रवाह हो रहा है। तो इन्होंने क्या बताया? इनका एक सिद्धांत का नाम था संवाहिनी तरंग सिद्धांत। ये हमने ऊपर भी बताया था आपको, संवाहिनी तरंग सिद्धांत। ठीक है, इसी में इन्होंने बताया था कि मैंटल में ताप भिन्नता के कारण संवाहिनी धाराओं का प्रवाह हो रहा है। मैंटल के जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, ठीक है, कहाँ पर? मैंटल के जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण वहाँ संवाहिनी धाराओं का विस्तार होता है और वहाँ पर धाराएं चारों ओर फैलती हैं। जबकि जिस स्थान पर तापमान कम होता है वहाँ धाराएं आकर मिलती हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि जहाँ पर तापमान आपका अधिक है वहाँ से धाराएं जो होती हैं उनका विस्तार होता है और वो फैलती हैं, लेकिन जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर आकर के क्या होती हैं? मिलती हैं, यानी कि अभिसरण होता है। और इस प्रकार मैंटल में संवाहिनी धाराओं का चक्रीय रूप निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्लेटों में गति मैंटल में स्थित संवाहिनी धाराओं में अंतर, यहाँ पे आप लिख लेना अंतर। किसका अंतर? तापमान में अंतर के कारण होती है। ठीक है, जिन प्लेटों की स्थिति अभिसारी या संवहन धाराओं के ऊपर स्थित होती है। अभिसारी मतलब जब दो चीज़ें पास आती हैं तो अभिसारी है। तो मान लीजिए अगर ये गति जो हो रही धाराओं की इस प्रकार हो रही है और उसके ऊपर कोई प्लेट स्थित है मान लीजिए यहाँ पर, तो उनका प्रवाह भी अभिसारी होगा, यानी कि दोनों प्लेटें पास आएंगी। ठीक है, तथा जिन प्लेटों की स्थिति अपसारी धाराओं के ऊपर होती है, अपसारी मतलब दूर जाने वाली धाराओं के ऊपर होती है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई प्लेट है तो वो एक दूसरे से दूर जाएगी तो वो अपसारी प्लेट सीमा बनेगी। ठीक है, यानी उनकी गति भी अपसारी होती है। आप इस चित्र में आप अच्छे से दोस्तों देख पाएंगे। ठीक है, ये आपका कोर है, ये आपका आउटर कोर है। ठीक है, और ये आपका जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है ये मेंटल वाला पार्ट है। ठीक है, अब इस पार्ट में रेडियो एक्टिव तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और रेडियो एक्टिव तत्व आपको पता है कि ऊर्जा उनमें बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ऊर्जा अगर अधिक होगी तो टेम्परेचर भी अधिक होगा, तो इससे क्या होगा? वहाँ पे संवहनी धाराएं ऊपर उठेंगी और फैलेंगी। जबकि जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर धाराएं आकर अभिसरित होंगी यानी मिलेंगी। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से आपकी संवहन धाराएं ऊपर उठी। ठीक है, और क्रस्ट के पास पहुंचकर ये दोनों दिशाओं में मुड़ गई। ठीक है, दोनों दिशाओं में मुड़ गई। तो अब इनके ऊपर जो प्लेट है, मान लीजिए जो आपको दिख रहा है ये प्लेट है आपकी, तो एक दूसरे से दूर जाएगी यानी कि अपसरण होगा इसका। ठीक है, और आगे देख पा रहे होंगे कि ये नीचे की ओर मुड़ जाती हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो ये नीचे की ओर मुड़ती हैं।
और एक चक्रीय प्रवाह को जन्म देती हैं। ठीक है, अब ये प्लेट यहाँ से आई और ऐसे ही यहाँ से भी गति हो रही है आपकी, ऐसे जा रही हैं तरंगे। तो ये प्लेट भी पास आ रही है और ये प्लेट भी पास आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लेटों में गति क्यों और कैसे होती है। तो संवहन तरंगों के कारण होती है। अब हम देख लेते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की आलोचनाएं। दोस्तों, कोई भी जो सिद्धांत होता है, जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं आपकी, कि इसकी आलोचना किस रूप में हो रही है या किस कारणों से हो रही है और इसका महत्व क्या है। यही चीज़ें आपको मूल्यांकन में लिखनी होती हैं। तो हम इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं देख लेते हैं। हालांकि यह सिद्धांत धरातल पर विभिन्न विवर्तनिकी घटनाओं जैसे भ्रंश, वलन, कटक, पर्वत, खाइयाँ, भूकंप, ज्वालामुखी आदि की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने वाले सर्वमान्य सिद्धांत हैं, किंतु इस सिद्धांत को कुछ बिंदुओं पर आलोचना किया जा सकता है, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। सबसे पहला है कि इसमें अभी तक प्लेटों की सही संख्या ज्ञात नहीं हो पाई है। इस सिद्धांत को आलोचना के घेरे में लेता है, यानी कि आपकी बड़ी प्लेटें तो डिसाइड हैं लेकिन छोटी प्लेटें डिसाइड नहीं हैं। इस कारण से अभी प्लेटों की संख्या भी अच्छे से ज्ञात नहीं हो पाई है पूर्णतः, ये भी आलोचना के कारण है। इसके बाद है कि इस सिद्धांत के अनुसार एक प्लेट एक दिशा की ओर गति कर रही होती है, किंतु कई ऐसे स्रोत मिले हैं जो अंतर विरोधी दिशाओं को बताते हैं, यानी एक ही प्लेट कई दिशा में प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, जैसे अफ्रीकी प्लेट और भारतीय प्लेटों आदि की गतियाँ। तो ये भी एक आलोचना का कारण है। इसके अलावा यह सिद्धांत प्राचीन काल के वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाता। आपके दोस्तों, जो वलित पर्वत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका नवीन और एक होता है आपका प्राचीन। नवीन जैसे आपका रॉकीज है, एंडीज है, हिमालय, ये सभी नवीन वलित पर्वत हैं। लेकिन अगर प्राचीन वलित पर्वतों की बात करें तो जैसे भारत का अरावली पर्वत, दक्षिण अफ्रीका का ड्रैकेंसबर्ग पर्वत और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपके क्या हैं, प्राचीन वलित पर्वत हैं। और यह सिद्धांत इन प्राचीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाता कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके बाद है कि इस सिद्धांत में अंटार्कटिका प्लेट के चारों ओर अपसारी प्लेट सीमाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो अंटार्कटिका प्लेट है उसके चारों ओर अपसारी प्लेट सीमाएं, यानी कि सभी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस कारणों की व्याख्या नहीं कर पाता है ये कि क्यों ऐसा है। वर्तमान समय में जितने महासागरीय कटकों का विस्तार देखा जाता है उतनी मात्रा में खाइयाँ नहीं देखी जाती। ठीक है, यानी कि जितने अधिक मात्रा में आपके महासागरीय कटक हैं उतनी अधिक मात्रा में खाई नहीं देखी जाती, अतः यह संतुलन अवस्था में प्रतीत नहीं होता है। ये भी एक आलोचना का फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा इस सिद्धांत में यह बतलाया गया कि प्लेट दुर्बलता मंडल में गति कर रही है। दुर्बलता मंडल मतलब 100 से 200 किलोमीटर नीचे का क्षेत्र, जो कि अर्धगलित अवस्था में है। ठीक है, प्लेट दुर्बल मंडल में गति कर रही है, किंतु वास्तव में दुर्बल मंडल तरल अवस्था में नहीं है। हमने भी बताया था आपको कि पूर्णतः तरल नहीं है, वो अर्ध लिक्विड है, यानी अर्ध तरल अवस्था में। जबकि इस सिद्धांत में क्या माना गया कि वो तो तरल अवस्था में है। ये भी एक आलोचना का कारण है। इसके अलावा इसमें प्लेटों की वास्तविक मोटाई के विषय में स्पष्टता का अभाव दिखाई देता है, यानी यह सिद्धांत प्लेटों की वास्तविक मोटाई नहीं बता पाता है। ठीक है, तो इसलिए भी इसकी आलोचना होती है।
लेकिन अगर हम इसके महत्व की बात करें अगर, तो उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वर्तमान समय में सबसे मान्य एवं गत्यात्मक सिद्धांत है। गत्यात्मक का मतलब कि यह सिद्धांत समय के साथ अपने आप को अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो ये मान्य भी है और गत्यात्मक भी है, जो भूगर्भ शास्त्र और भूगोल की अधिकतर विवर्तनिकी जटिलताओं को तर्कपूर्ण एवं संतोषजनक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आज भी भ्रंश, भूकंप, ज्वालामुखी और वलित पर्वतों की व्याख्या करने वाला भूगर्भ शास्त्र और भूगोल का सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, जो इनकी उत्पत्ति और विकास की तर्कपूर्ण और संतोषजनक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको हमने 3 वीडियो के माध्यम से यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से कवर किया है। ठीक है, इसका जो PDF होगा आपका दोस्तों, PDF का जो लिंक होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और पहले कमेंट में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे इसकी आलोचना, प्लेटों की गतियाँ क्या हैं, प्लेट्स क्या हैं, प्लेट की सीमाएं क्या हैं, विवर्तनिकी क्या है, विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।